नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देश जो बस अभी अभी आजाद हुआ हो, जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हों, हजारों संस्कृतियां हों, उसके लिए एक सिंगल रूल बुक बनाना, मतलब ये काम कितना बड़ा, कितना मुश्किल रहा होगा। आज हम उसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसने उस दौर के महान नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि भाई, करोड़ों लोगों की उम्मीदें, उनके सपने, उनके डर, इन सबको एक दस्तावेज में कैसे समेटा जाए। चलिए, इस दिलचस्प सफर पर हम साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से ही होती है। और भारत के अपने संविधान का आइडिया, ये भी कोई रातों रात नहीं आया था। ये तो दशकों के संघर्ष की आग में तप कर निकला था और फिर जाकर इसने एक ठोस शक्ल ली। तो सवाल है कि ये सब हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है 1942 से। क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेजों ने पहली बार ये आइडिया टेबल पर रखा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर 1946 में आया कैबिनेट मिशन, जिसने इस सभा को बनाने का पूरा प्लान तैयार कर दिया। इसी प्लान के बेसिस पर चुनाव हुए और एक अंतरिम सरकार भी बन गई। मतलब स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। अब सीधा चलते हैं उस पल में जब इतिहास लिखा जा रहा था। देश के कोने कोने से चुने हुए लोग, वो सब एक छत के नीचे जमा हुए। बस अंदाजा लगाइए कि उस कमरे में माहौल कैसा रहा होगा। कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं होंगी। तारीख थी 9 दिसंबर 1946 और जगह थी नई दिल्ली। यहीं इसी जगह पर आज़ाद भारत के भविष्य की पहली ईंट रखी गई। और एक परंपरा का सम्मान करते हुए सभा के जो सबसे सीनियर मेंबर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें पहला टेम्पररी चेयरमैन चुना गया। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े काम के लिए एक परमानेंट लीडरशिप की जरूरत थी। तो बस 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को असेंबली ने एक मत होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना प्रेसिडेंट चुन लिया। उनका जो शांत और सबको साथ लेके चलने का अंदाज था ना, वो इस बड़े काम के लिए एकदम परफेक्ट था। और फिर आया वो दिन जिसने हमारे संविधान को उसकी आत्मा दी। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो एक तरह का विजन था, एक वादा था कि भारत का भविष्य कैसा होगा। सही मायने में इसी ने पूरे संविधान बनाने के प्रोसेस के लिए एक गाइडिंग लाइट का काम किया। शुरुआत में जब ये असेंबली बनी तो इसमें सदस्य कितने थे? 389। ये नंबर पूरे ब्रिटिश इंडिया और जो रियासतें थीं उन सबको रिप्रेजेंट करता था। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी का प्रतीक था। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। 1947 में हुआ देश का बंटवारा। इस बंटवारे ने सिर्फ जमीन पर लकीरें नहीं खींची, इसने इस असेंबली की पूरी बनावट को ही बदल के रख दिया। बंटवारे के बाद हुआ ये कि जो मेंबर्स पाकिस्तान के हिस्से वाले इलाकों से आते थे, वो अब इस असेंबली का हिस्सा नहीं रहे और अब सदस्यों की संख्या घटकर रह गई 299। मतलब असेंबली अब थोड़ी छोटी हो गई थी, लेकिन एक नए भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी वो अब पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। तो अब जाके असली काम शुरू हुआ, देश के लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स का ड्राफ्ट तैयार करना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक तरह से दिमाग का महायज्ञ था, जिसमें दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस और भारत की अपनी जरूरतों को एक साथ लाना था। और ये बात तो सच में कमाल की है। हमारे संविधान बनाने वालों ने ऐसा नहीं किया कि बस किसी एक देश का संविधान उठाया और कॉपी कर लिया। नहीं, उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को स्टडी किया, उनको परखा। उनका मकसद साफ था, जहां से भी जो भी बेस्ट आइडिया मिले उसे भारत के लिए ले आओ। इस पूरे प्रोसेस में एक हीरो ऐसे भी थे जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, जस्टिस BN राव। वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। असल में उन्होंने ही दुनिया भर के संविधानों को पढ़कर वो पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसने पूरी असेंबली के काम को एक सॉलिड बेस दिया। अब देखिए, इतना बड़ा काम कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता, तो इसे आसान बनाने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई। जैसे सेंटर के पास क्या पावर्स होंगी, इसके लिए नेहरू जी की कमेटी थी। प्रोविंसेस का संविधान कैसा होगा, उसके लिए पटेल जी की कमेटी। मतलब हर कमेटी अपने अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट थी। और इन सारी कमेटियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर।
सारी कमेटियों की सिफारिशें, जितनी भी बहसें हुईं, जितने भी सुझाव आए, उन सबको एक साथ मिलाकर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की भारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी और इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और फिर लगभग 3 साल की जबरदस्त मेहनत, हजारों घंटों की बहस और न जाने कितने संशोधनों के बाद आखिरकार वो हिस्टोरिक मोमेंट आ ही गया जब भारत को अपनी खुद की रूल बुक मिली। पता है इस पूरे काम में कितना टाइम लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए जरा, 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। ये सिर्फ दिन नहीं है, ये उस डेडिकेशन, उस पेशेंस और उस विजन का सबूत है जो इस डॉक्यूमेंट को बनाने में लगा था। 26 नवंबर 1949 ये वो तारीख थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस महान डॉक्यूमेंट को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया, यानी अपना लिया। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए हम आज भी संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। इसके ठीक बाद 24 जनवरी 1950 को असेंबली की आखिरी मीटिंग हुई। उस दिन वहां मौजूद 284 मेंबर्स ने संविधान की 3 कॉपियों पर साइन किए। एक तरह से अपने सपनों के भारत पर उन्होंने अपनी आखिरी मोहर लगा दी। और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। इसी दिन भारत सही मायनों में एक रिपब्लिक यानी एक गणराज्य बना और तब से लेकर आज तक हम इस दिन को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारा ओरिजिनल संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक आर्टवर्क है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा था और शांति निकेतन के मशहूर आर्टिस्ट नंदलाल बोस और उनकी टीम ने इसके हर पन्ने को भारत के इतिहास और संस्कृति के चित्रों से सजाया था। तो जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। ये उस समय दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक था और ये लंबाई ही दिखाती है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कितनी बारीकी से हर एक पहलू पर सोचा था। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि 1940 के दशक में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की धड़कन कैसे बना हुआ है? शायद यही इसकी असली ताकत है, एक ऐसी ताकत जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है।